हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसरी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और आगे की जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए थे, कुछ एग्जांपल उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 में। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 में हम किसी एक राशि का दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ही पढ़ेंगे। जो मैंने आपको बताया था कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं हम चैप्टर 8 में। तो एक्सरसाइज 8.1 में हम उसी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए 8.1 का। इसमें लिखा हुआ है वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो किस में परिवर्तन हो रहा है? क्षेत्रफल में। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो आपको dA/dr ज्ञात करना है, जबकि आपको त्रिज्या दे रखी है r 3 सेंटीमीटर, r 4 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्त का क्षेत्रफल आप हिंदी में भी लिख लीजिए, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। एक ए मान रही हूँ मैं, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ये वर्त दे रखा है, देखिए आपको ज्योमेट्री दे रखी है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको किसके सापेक्ष चाहिए परिवर्तन? त्रिज्या के सापेक्ष। तो इसका मतलब आप क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। dA/dr आ गया है। तो अब मैं इसका अवकलन करती हूँ। तो देखिए पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो पाई ऐसे कैसे आ गया। आर स्क्वायर का अवकलन कितना होगा आर के रेस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में? 2x। तो आर स्क्वायर का भी 2r होगा, तो 2 को मैं बाहर लेती हूँ, आर ही आ गया। तो dA/dr हमारा आ चुका है। इसमें दो केस दिए हुए हैं, जबकि r 3 सेंटीमीटर, r 4 सेंटीमीटर हो। तो इसका मतलब अब आप r की जगह एक बार तो 3 सेंटीमीटर रखिए, r 3 सेंटीमीटर। dA/dr है एट r 3 पर। तो देखिए ये आ गया, ये हमारे पास आया 6 पाई। इसकी यूनिट क्या करेंगे आप? 6 पाई। देखिए क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल की कितनी होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, और dr का मतलब सेंटीमीटर। तो 6 पाई सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं, 6 पाई सेंटीमीटर। और दूसरा r 4 सेंटीमीटर भी आपको निकालना है, तो इसका आप निकालेंगे dA/dr एट r 4। तो इसमें आप r की जगह 4 रख दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 8 पाई सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है एक कण दे रखा है, उसका आपको कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है, वक्र का समीकरण दे रखा है। देखिए जब आप हायर स्टडीज करेंगे तो आपके बड़ी क्लासों में आपके जो भी कोई आपको आकृति देगा, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, ये भी आगे जो भी चलते हैं, शंकु आकार कुछ भी चलते हैं, उनके हमें समीकरण भी दिए हुए होते हैं। उनको हमें समीकरणों से याद करना होता है, जैसे परवलय, पैराबोला, जो अपने 11th क्लास में पढ़े थे। तो ऐसे ही कोई भी आपको कर्व दे रखा है तो इसका इक्वेशन ये है। पर चलता है ये कण कोई चलता है इस समीकरण पे। तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर दे रखा है, यानी सापेक्ष आपको नहीं दे रखा है। सापेक्ष का मतलब किसके सापेक्ष हुआ है? टाइम के रेस्पेक्ट। मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था, अगर आपको ओनली दर दे रखा हो तो आप यही मानिए कि आपका वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही है। जो y में निर्देशांक में परिवर्तन की दर है वो x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की 2 गुनी है। तो सबसे पहले तो आपको दिख रखा है, ये बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, तो देखिए dy/dt हो गया, और x निर्देशांक में परिवर्तन की दर कितना हुआ? dx/dt। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि y निर्देशांक में जो परिवर्तन की दर है x निर्देशांक के परिवर्तन की दर की 2 गुनी है। इसका मतलब अगर y निर्देशांक में परिवर्तन की दर आपके 10 है तो आपकी ये 5 ही आएगी। अब आपको इन दोनों को इक्वेशन के रूप में दिखाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि x की जो निर्देशांक में परिवर्तन की दर है उसका 2 गुना करने पर हमें y मिलता है। ये 2 गुनी तो हो गई है, 5 हो गई है, तो 5 गुणा 2 तभी 10 आएगा हमारा। तो आप ऐसे इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, और आपको इसमें निकालना क्या है? क्वेश्चन में आपको उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर यह कण चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां पर कण चलता है। इसका मतलब आपको x और y निर्देशांक के मान ज्ञात करने हैं। उन बिंदुओं को ही ज्ञात करवा रहे हैं, तो x और y निर्देशांक के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो एक तो इक्वेशन आपके पास ये आ गया, दूसरी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा था, तो देखिए आपके पास dy/dt की वैल्यू भी है और dx/dt की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, y और x का मान निकालने के लिए इसका विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे, ताकि हमारा जो रिलेशन हमने इक्वेशन 1 लिखा है वो हमारा काम में आ जाए। तो देखिए 2/3 तो कांस्टेंट हो गया, और 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर आएगा, सॉरी x क्यूब का 3x स्क्वायर, और x का होगा dx/dt, और 1 का 0 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए dy/dt की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रखेंगे, क्योंकि इसीलिए तो हमने ये सॉल्व किया था। dy/dt की वैल्यू है आपके 2dx/dt। तो हम ये वैल्यू रखते हैं, देखिए 2dx/dt, और यहाँ पे आया आपका 2x स्क्वायर dx/dt। तो देखिए dx/dt इधर भी है, तो कैंसिल आउट हो गए दोनों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका। तो आपके x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा? 1। तो
एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी, प्लस माइनस का 1। ये आपके वैल्यू आ गई है एक्स की, +1 भी और माइनस का 1 भी। अब आपका इक्वेशन जो ये रहा, इक्वेशन में दे रखा है, जो मैंने इसमें इक्वेशन नंबर 2 माना है, इसमें आप एक्स की जगह एक बार +1 रखिए, एक बार माइनस का 1 रखिए, वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। आपके पास 2 ही वैल्यू आएंगे, यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दे रखी है, दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाथ को हम 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचते हैं। देखिए मैं आपका एक डायग्राम बनाऊंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और देखिए सीढ़ी तथा जमीन के मध्य के कोण किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। सीढ़ी और जमीन के मध्य का कोण, सीढ़ी जमीन के मध्य का कोण हम थीटा मान लेते हैं, और उसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष ये आपको नहीं दे रखा है। तो देखिए किसी के सापेक्ष नहीं हो तो हम किसके सापेक्ष निकालेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी टी आपको निकालना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जबकि सीढ़ी का पाथ है वो दीवार से 12 मीटर दूर है। तो डायग्राम देखिए एक बार आप। क्वेश्चन में देखिए आपको 13 मीटर लंबी सीढ़ी दे रखी थी, तो ये मैं मानती हूँ सीढ़ी है, ये 13 मीटर लंबी है, ये आपकी दीवार है। क्वेश्चन में आपको दीवार की ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो मैं इसको मान लेती हूँ ये आपकी जो लेंथ है ये आपकी मानती हूँ वाई मीटर है, ये वाई मीटर। ठीक है, और ये सीढ़ी के पाथ से दीवार के बीच की लंबाई में मान लेती हूँ एक्स मीटर है। और क्वेश्चन में एक्स के इक्वल आपको दे भी रखा है, एक्स इक्वल्स टू आपका है 12 मीटर, ये भी आपको दे रखा है। और बाद में कह रहा है कि हम सीढ़ी को दीवार से 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से दूर खिसका रहे हैं। इसका मतलब ये जो सीढ़ी का पाद है और दीवार से जो दूरी है इसको हम खींच रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं। तो एक्स में टाइम के रेस्पेक्ट परिवर्तन की दर भी आपको दे रखी है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके कि सीढ़ी के पाद को हम 1 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1.5 मीटर पर सेकंड आपको दे रखी है। देखिए आपको इसमें क्या करना है, आपको ये दे रखे हैं ये चीज़ें। तो देखिए आपको इसमें y की वैल्यू नहीं दे रखी है, x की भी दे रखी है और ये भी दे रखा है। तो हम इसमें इसको नाम दे देते हैं a b c, मैं इसको नाम दे देती हूँ। इसमें लगाती हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या होगा y का स्क्वायर, और x का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। इससे आपकी y की वैल्यू जो आएगी वो आती है 5 मीटर। ये आप निकाल लीजिए, हमने छोटी क्लासेस में कर रखा है, 5 मीटर आएगी आपकी y की वैल्यू। देखिए अब आपको वैल्यू निकालने किसकी थी, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो देखिए मैं इसमें कोस थीटा की वैल्यू निकालती हूँ, कोस थीटा की। और थीटा एंगल क्या है आपका, थीटा कौन है, सीढ़ी तथा जमीन के मध्य है। सीढ़ी कौन सी है आपकी, बी ए, ये ए बी आपकी सीढ़ी है, जमीन आपकी है ए सी। तो देखिए इन दोनों के बीच का कोण ये मान लेती हूँ मैं थीटा, ये थीटा है आपका। तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, इसमें आधार, आधार क्या है आपका, आधार है इसमें एक्स और कर्ण क्या है इसमें 13, यही तो आएगा इसका। तो देखिए अब इसमें आपको डी थीटा अपॉन डी टी निकालनी है, तो मैं इसका अब रेस्पेक्ट कर ठीक टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देती हूँ इसमें। तो देखिए माइनस का साइन थीटा है, तो ये आया आपका डी थीटा अपॉन डी टी, और ये आया आपका क्या है आपका, देखिए 1/13 तो आपको कांस्टेंट है, और dx अपॉन dt भी आपका काम आ गया। देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे dx अपॉन dt जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा यूज ही नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये ऐसा काम किया ही। देखिए इसके बाद देखिए आप dx अपॉन dt आपके पास पता है ये साइन थीटा की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा हम इस त्रिभुज ABC से निकालेंगे। देखिए इसमें लंब क्या है आपका, लंब है आपका 5 आएगा, लंब क्योंकि y की वैल्यू 5 ही तो है आपके, और कर्ण है आपका 13। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 5/13। तो हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए माइनस का 5/13, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आपको निकालनी है 1/13, dx अपॉन dt की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5। तो इससे आप इनको पक्षांतरण करके डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। और मैं मात्रा की ओर बात करती हूँ। देखिए यूनिट क्या आएगी इसकी, थीटा एंगल होता है, एंगल की यूनिट क्या होती है हमेशा, ऐसे यूनिट रेडियन तो होती है, तो रेडियन और टाइम का मतलब सेकंड, तो रेडियन अपॉन सेकंड इसकी यूनिट आएगी। ये बात ध्यान देने की थी, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप दोबारा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रखी है। एक तो मैंने आपको कारण बताई दिया कि dx अपॉन dt आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए आपको ये यूज़ करना है। दूसरा कारण ये है कि इसमें आपका जो x है वो चेंज हो रहा है टाइम के एस्पेक्ट में, उसकी टाइम के जो चेंज की दर है वो भी आपको दे रखी है, रेट भी इसके दे रखी है आपको, तो इसका मतलब ही चेंज है। ये बिल्कुल स्थिर नहीं है कि आप x की वैल्यू 12 मीटर रख सकें, इसलिए आपको dx अपॉन dt ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब x चेंज होता है तभी तो आपको थीटा में परिवर्तन आएगा, तो x को भी आपको परिवर्तनशील दिखाना होगा, तभी आपका थीटा परिवर्तनशील होगा। दूसरा कारण ये है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है।
क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें आपको एक परिवर्तनशील घन का किनारा दे रखा है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या दे रखा है इसमें? परिवर्तनशील घन का किनारा। तो आप मानिए घन का किनारा x है और x बढ़ रहा है, तो मतलब किसके रेस्पेक्ट में आपको नहीं दे रखा है, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ही, और आप यूनिट से भी देख लीजिए सेकंड आ रही है, तो आपको दे रखा है। देखिए मान लीजिए आप घन का किनारा आपका क्या है, x मान लीजिए आप, और x जो घन का किनारा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड आपका ये दे रखा है आपको। और देखिए घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, dv अपॉन किसके सापेक्ष नहीं दे रखा है, इसका मतलब dv अपॉन dt आपको निकालना है। जबकि किनारा आपका 10 सेंटीमीटर लंबा आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए dv अपॉन dt आपको निकालना है, v अपॉन dt आपको निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, d अपॉन dt। और घन का आयतन v इक्वल्स टू क्या होता है, भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब मतलब x क्यूब होता है आपका, x क्यूब। इसका जब आप अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt। तो देखिए dv अपॉन dt इक्वल्स टू आया आपका 3x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 10 का स्क्वायर, dx अपॉन dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3 आएगी, तो ये आपका आ गया 900 और यूनिट आएगी इसकी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट ये तो होती है, और पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको एक गुब्बारा दे रखा है जो सदैव कैसे रहता है, गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा उसमें 9 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। देखिए इसमें आपको इनडायरेक्ट रूप से दे रखा है कि किसमें आप इसका परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए गुब्बारे में जब आप गैस भरते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। आयतन का मतलब जितना स्थान घेर रहा था पहले अब उससे ज़्यादा घेरेगा वो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। इसका मतलब उसके आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये आपको इनडायरेक्टली दे रखा है, आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस भरकर प्रति सेकंड भरकर उसे फुलाया जाता है। इसका मतलब उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, और कितनी वृद्धि हो रही है उसके आयतन में, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए प्रति सेकंड लिख भी रखा है इसमें, तो आपको इनडायरेक्टली ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है आपको। दर ज्ञात करने किसके रेस्पेक्ट में आपको नहीं दिया हुआ है। देखिए आपको दे रखा है dv अपॉन dt आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप समझ गए होंगे कि ये हमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, आपको निकाल रहा है dr अपॉन dt। त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको निकलवा रहा है, ये आपको निकालना है। और r आपको दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए सोल्व करने के लिए हम कहाँ से चलते हैं, आपको गुब्बारा जो दे रखा है वो आपको गोलाकार दे रखा है, और गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर भी आपको दे रखी है, तो हम वहीं से लेके चलते हैं क्योंकि आपको ये दिया हुआ है। तो देखिए गोलाकार गुब्बारे का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब ही तो होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन भी इतना ही होगा। तो इसमें हम टाइम के रिस्पेक्ट क्या करते हैं, अवकलन करते हैं जब इसका, तो आपके पास dv अपॉन dt आ जाएगा जो आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए इसका आप क्या करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे dv अपॉन dt, और यहाँ पे देखिए 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही आ गया। इसके बाद देखिए आर क्यूब का अवकलन कितना होगा 3r स्क्वायर, और t के रेस्पेक्ट में है तो dr अपॉन dt भी आएगा आपका। ये देखिए आप देखिए आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 3 भी आपको दिया हुआ, आर आपको त्रिज्या दे रखी थी इसमें, आर आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा था ना, तो dr अपॉन dt की आपको वैल्यू निकालनी है, जो कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, आपको करना है। क्वेश्चन देखिए इसमें भी आपको एक गोलाकार गुब्बारा ही दे रखा है। ये गुब्बारा सदैव कैसा रहता है, गोलाकार रहता है। आपको उसका डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है आपको 3/2 2x + 1। ये देखिए x के टर्म्स में आपको इसका व्यास दे रखा है। तो इसके आयतन के परिवर्तन की दर आपको याद करनी है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ आपको ज्ञात क्या करनी है, dv अपॉन dx आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है, और हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है वह व्यास का आधा होती है। त्रिज्या इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, तो बटा 2 त्रिज्या मानती हूँ r है। सोल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे आप, सोल्यूशन में देखिए r व्यास आपको दे रखा है, इसका आप 1/2 से और गुणा कर दीजिए। आप इसका जो इसकी 1/2 से गुणा करेंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करके लिख रही हूँ। देखिए 3/4 आ गया, यहाँ पे पहले 2 था तो मैंने 2 से गुणा किया तो 3/4 हो गया है। ये आपकी त्रिज्या आ गई है 3/4, 2x + 1 आपकी त्रिज्या आ गई है। अब आपको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोलाकार गुब्बारे का आयतन या गोले का आयतन कितना होता है 4/3, और ये आता है पाई आर क्यूब। अब देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, r की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इस टर्म से रखेंगे ताकि ये x के टर्म्स में आपके आ जाए, और हम x के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे।
तो देखिए v इक्वल्स टू क्या है आपका 4/3 पाई, ऐसे कैसे है ये तो, और r की जगह आप वैल्यू रखेंगे ये 3/4 2x + 1, इसका होल क्यूब आप रखेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए सोल्व करने पे आपके ये वैल्यू मिली है। अब आपको इसके x के रिस्पेक्ट में अवकल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास यही तो पूछ रहा था कि आयतन में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर देखिए। तो देखिए dv/dx आप इसको लिखेंगे। देखिए 9/16 पाई तो आपका कांस्टेंट है। इसके बाद इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले किसका करेंगे आप, पावर का। तो देखिए होल क्यूब दे रखा है, x क्यूब का कितना होता है 3x², तो इसका भी आप ऐसे ही करेंगे 3 2x + 1 का स्क्वायर, ये तो हो गया पावर का। उसके बाद देखिए 2x का जब आप करेंगे तो x का तो 1 होगा, लेकिन 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 का कितना होगा 0, तो ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए कितना आता है, ये देखिए आपके पास आएगा 27 8 पाई 2x + 1 स्क्वायर आएगा। ये है आपके पास dv/dx। इसकी यूनिट पता नहीं है तो आप यहाँ पे लिख देंगे इकाई, ये हमारा आंसर हो गया। इसी के रिस्पेक्ट में आपको आंसर चाहिए था, ये हमें मिल गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx के रूप में डिनोट कर रखा है आपको, cx रुपए में निम्न समीकरण द्वारा आपको दी जाती है। देखिए cx इक्वल्स टू आता है 0.005 x³ माइनस का 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000 आपका आता है ये। तो सीमांत लागत आपको ज्ञात करनी है जब वस्तु की 3 इकाइयां उत्पादित की जाती हों। अब देखिए यहाँ पे सीमांत लागत एक वर्ड आया है, इसका नाम मार्जिनल कॉस्ट, ये आपको नहीं पता है क्या होता है। तो देखिए नीचे इसको डिटेल में बताया भी है क्वेश्चन में। देखिए जहाँ सीमांत लागत का अर्थ है किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर। इसका मतलब क्या करना है आपको, जो कॉस्ट का इक्वेशन दे रखा है वो x के टर्म में ही दे रखा है आपको, तो आपका इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है, वही आपकी क्या आ जाएगी, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, इसका cx आपको दे रखी है तो मैं c और इसका अवकलन को मैं देखिए fx का अवकलन करते थे तो आप f-x लिखते थे उसको, तो मैं यहाँ पे cx का अवकलन करती हूँ तो मैं c-x लिख देती हूँ। देखिए इसका अवकलन करेंगे आप, देखिए 0.005 ये तो एज इट इज आएगा। x³ का अवकलन कितना होगा 3x², तो देखिए 3x² आ गया। उसके बाद देखिए 0.02 x² का अवकलन कितना होगा 2x, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। 30x का 30 में ऐसे कैसे, x का कितना होगा 1, तो 1 में लिखती नहीं हूँ। 5000 कॉन्स्टेंट नंबर, इसका 0 आएगा, 0 को मैंने प्लस में लिखा नहीं है। अब देखिए आपको सीमांत लागत ज्ञात करवा रहा है, वैसे सीमांत लागत आ गई है, लेकिन आपको पूछा है जब वस्तु की 3 इकाइयां उत्पादित की जाती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में x इकाइयों को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब यहाँ पे x की जगह आप 3 रख दीजिए, तभी तो 3 इकाइयों के उत्पादन की सीमांत लागत आपके पास आ जाएगी। तो आपको x की जगह 3 रखना है और आपके c-3 की वैल्यू आपको निकालनी है। यही आपकी सीमांत लागत जाएगी जब आपकी 3 इकाइयां उत्पादित होती होंगी। देखिए इसको जब आप 3 रखेंगे यहाँ पे तो आपके पास आएगा 27 × 0.005 और यहाँ पे आप रखेंगे 3 तो ये आएगा आपके पास 6 × 0.002 प्लस 30। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास सीमांत लागत आ जाएगी और वो रुपए में आएगी आपके पास, क्योंकि कॉस्ट रुपए में ही आती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में साबुन का एक गोले बुलबुला आपको दे रखा है, उसकी त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है उसकी दर आपको दे रखी है। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन के रूप में लिख देती हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं लिखा है। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही है और किसी के रेस्पेक्ट नहीं दे रखा है, इसका मतलब dr/dt आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में। त्रिज्या में आपको वृद्धि दे रखी है, वृद्धि का मतलब क्या हुआ, आपके प्लस में आएंगे 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको क्वेश्चन में लिख रखा है। जब भी वृद्धि आती है तो आप प्लस लगाएंगे, कमी आती है तो आप माइनस लगाएंगे, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास फाइंड आउट क्या करवा रहा है कि आप साबुन के जो गोली है, साबुन का बुलबुला है, उसमें आप पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल को आप ए से डिनोट करते हैं और वृद्धि की दर ज्ञात करवा रहा है, आपको किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा है, इसका मतलब आपको dA/dt तो फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एक तो, और दूसरा आपको दे रखा है इसके आयतन में वृद्धि की दर भी आपको निकालनी है। आयतन का मतलब dV/dt, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में आपको नहीं दे रखा है, ये 2 चीजें आपको फाइंड करनी है। और बुलबुले की त्रिज्या आपको दे रखी है, अगर आप ये एरिया में दर फाइंड करेंगे तो आपको r लेना है कितना 7 सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग कंडीशन हो गई देखिए। और अब जो आयतन में फाइंड करेंगे तो आपको r लेना है 5 सेंटीमीटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी हम r की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5 रख देंगे, यहाँ पे 7 रख देंगे। तो देखिए
dA/dt मैं लिखती हूँ। देखिए आपको बुलबुला कैसे दे रखा है, सॉरी गोली दे रखा है आपको, तो गोली देखिए जो गोली बुलबुला है आपका, तो गोले का क्षेत्रफल कितना आता है 4πr² आता है आपका d/dt। यहाँ पे यह है आपके पास 4πr²। जब आपका इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा 4π आएगा, और ये आएगा 2r × dr/dt आपका ये आएगा। यह गया। तो देखिए इसमें आपको आर की वैल्यू रखनी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है जब आप ये फाइंड करेंगे तो आप आर की वैल्यू ये लीजिए, और आप ये फाइंड करेंगे तो आपकी आर की वैल्यू ये लेनी है। तो देखिए dr/dt की वैल्यू आपको यहाँ से दे रखा है, आर की वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है 8π × r dr/dt, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर रखेंगे। ऐसे ही आप dv/dt जब फाइंड करेंगे तो देखिए d/dt गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³ होता है। इसका आप अवकलन कीजिए, उसमें आर की जगह क्या रखेंगे आप 5 सेंटीमीटर, dr/dt की वैल्यू आपको यहीं से लेनी है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए आपको एक नली दे रखी है, नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू उंडेली जा रही है, मतलब रेत डाली जा रही है। उंडेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है। नली से नली हम जानते हैं, जो पाइप हमारे आते हैं, पाइप्स हमारे आते हैं वो बेलनाकार होते हैं, सारे सिलेंडर शेप होते हैं वो हमारे। तो उससे बालू उड़ेली जा रही है, उड़ेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण होता है, कॉनिक शेप बनती है हमारे। तो शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग होती है। बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। देखिए आपको निकालना क्या है इसमें कि बालू के शंकु की ऊंचाई किस गति से वृद्धि हो रही है। तो देखिए आप ही जो बालू उड़ेल रहे हैं किससे उड़ा रहे हैं, बेलनाकार नली जो आती है वो सारी आपकी सिलेंड्रिकल शेप की आती हैं, बेलनाकार ही आती हैं। तो बेलनाकार नली में से जितना परिवर्तन उसके आयतन में होगा, ये देखिए बेलनाकार नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, तो मतलब बेलनाकार नली में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट रूप से दे रखा था, सेम वही टाइप यहाँ पे लग रहा है, इनडायरेक्टली दे रखा है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये कि आपके ये बेलनाकार नली में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन की दर है ये। तो आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है आपको, और जितना आपका बेलनाकार नली के आयतन में परिवर्तन होगा, जितना हम उसमें से डालेंगे, रेत डालेंगे बेलनाकार नली में से, उतना ही तो आपका शंकुआकार शेप बनेगी आपकी। तो इसका मतलब बेलनाकार नली के आयतन में परिवर्तन की दर बराबर होगी शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपको दे रखी है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग होती है। इसका मतलब मैं मानती हूँ कि जो शंकु की ऊंचाई है वो मैं h मानती हूँ, और वो हमेशा आधार की त्रिज्या का 1/6 होती है। तो 1/6 और त्रिज्या को मानती हूँ मैं r। तो r निकालेंगे तो सॉरी ये 6 आएगा, यहाँ पे 1/6 था तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ 1/6 × r, ये ऐसे। और मैं यहाँ पे r की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो ये आपके पास आएगी 6h। और देखिए आपको एक नली में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसका मतलब बेलनाकार नली के आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है आपको, में परिवर्तन की दर, इसका मतलब dv/dt आपको दे रखी है, यहाँ पे ये दे रखी है आपको dv/dt, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इधर रखिए आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखी है। और मैंने दूसरी बात आपको बताई, बेलनाकार नली के आयतन में जितना परिवर्तन होगा उतना ही तो शंकु के आयतन में परिवर्तन होगा। इसका मतलब शंकु जो हमारा बनेगा, रेत उंडेलने से शंकु आकार जो ढेरी बनेगी आपके, जो शंकु की ढेरी, मैं ढेरी लिख देती हूँ, ढेरी या आप ढेर भी लिख सकते हैं इसको, शंकु के ढेर में के आयतन में परिवर्तन की दर, देखिए ढेर के आयतन में परिवर्तन की दर, ये दोनों इक्वली तो आएंगी, ये दोनों चीजें, ये दोनों में परिवर्तन की दर देखिए आप, परिवर्तन की दर ये भी इसके इक्वल ही आएगी, 12 सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड आएगी। और आपको क्वेश्चन में निकलवा क्या रहा है, शंकु की ऊंचाई किस गति से वृद्धि हो रही है। देखिए शंकु की ऊंचाई, बालू के शंकु के ऊंचाई में किस गति से परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब आपको डी शंकु की ऊंचाई डी तो है, dt की समय के सापेक्ष वो कितनी दर से परिवर्तित हो रही है, आपको dh/dt निकालना है। अब देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, v शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ये मैंने लिखवा रखा है आपको 1/3 πr²h। इसका आप कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन, आप जब करेंगे इसका तो देखिए, और इसमें देखिए r की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, 6h आपको दे रखी है, तो पहले मैं r की वैल्यू रखती हूँ, देखिए 1/3 पाई यहाँ पे रख देती हूँ 6h का स्क्वायर, ये h आ गया आपका। तो इसको और सोल्व करते हैं तो हमारे पास आती है ये 12πh³ आएगा।
अब देखिए इसका अब आप टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा dv/dt, और ये देखिए क्या आएगा आपके पास 12 पाई, ये तो कांस्टेंट है, 12 पाई है ये, सॉरी 12 पाई, और यहाँ पे आएगा इनटू में 3h² dh/dt। तो यहाँ से आप dh/dt की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये भी पता है 12, और आपको 12 पाई ये तो कांस्टेंट है ही, 3 पता है आपको, h आपको देखिए h की ऊंचाई आपको दे रखी है, इसमें 4 मीटर क्वेश्चन में आपको दे रखी है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 4 आप रखेंगे h की जगह, और dh/dt की वैल्यू आप निकाल लेंगे। यही आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, इसमें आपको सीमांत आय ज्ञात करवा रही है। सीमांत का मैंने आपको मतलब बताया था कि उस जो एक्स का आपको देख रखा है क्वेश्चन, तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देना है। देखिए किसी उत्पाद के एक्स इकाई को विक्रय से प्राप्त कुल लागत का जो समीकरण दिया हुआ आपको ये दिया हुआ है, तो आप r' निकालेंगे, इसमें 26x आएगा प्लस 26 आएगा, तो आप उसमें x की जगह 15 रख देंगे, तो आपके r' में r' 15 की वैल्यू आ जाएगी, वही आपकी सीमांत आय आएगी। आपका होमवर्क है, ऐसे क्वेश्चन आपने कर भी रखा है, आप सेम उसी पैटर्न पे कर लीजिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।